वह प्रकाश चंद्र होता और आज हम बात करेंगे लॉकडाउन में किस तरह से जानलेवा लापरवाही हो रही है। इस लापरवाही महंगी पड़ेगी। आखिर इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है? लगातार कुछ लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। कल भी पुलिस प्रशासन ने 26 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया है सरकारी आदेश का, लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में। लगातार जिस हिसाब से प्रदेश भर में लॉकडाउन का उल्लंघन का, सरकारी आदेश का उल्लंघन का या फिर लापरवाही की खबरें आ रही है, निश्चित रूप से चिंताजनक है। भूपेश सरकार लगातार इस बात की कोशिश कर रही है कि कोरोना का संक्रमण बिल्कुल कम ही रहे छत्तीसगढ़ में, पर आंकड़ों की अगर बात करें तो देखा जाए कि कल तक 22,188 संदिग्धों की अभी तक जांच हुई है और 22,128 में से अभी तक 20,873 की रिपोर्ट नेगेटिव आए हैं। यानी कि छत्तीसगढ़ में अब तक 59 अभी तक पॉजिटिव केस आए हैं और उनमें से 36 मरीज ठीक हो चुके हैं और बाकी जो है अभी भी 23 जो है ट्रीटमेंट में है, एक्टिव कही जा सकती है, इनको कहा जाता है एक्टिव मरीज। ये 23 है। इनमें से आश्चर्य की बात है राजधानी रायपुर में मात्र 2 केस है, उसमें से एक एम्स के ही स्टाफ है और एक महिला है, एक पुरुष है। पर दुर्ग की बात करें, दुर्ग में 9 है, कवर्धा में 6 है, सूरजपुर में 6 केस है। इस तरह से 23 है टोटल। और इन 23 लोगों की जांच की बात जब चली, यह बात भी सामने आई, दुर्ग में एक महिला इसी बीच में लॉकडाउन के पीरियड में महाराष्ट्र गई थी शादी में और वापस आई, कोरोना लेके आई। उसके जो पति हैं वो इस बात को छुपाते रहे और छुपाने के कारण बात जब बढ़ी तो उनके खिलाफ भी एफआईआर हुआ है। इस तरह की लापरवाही, शराब की दुकानें भी खुले, हम दिखा रहे हैं अपने चैनल में, और लोगों ने जो 43 दिन तक साधना किए थे कोरोना से मुक्ति मिलने की, अचानक सब भूल गए। प्रशासन की जितनी भी तैयारियां थी उसको मानने के लिए लोग नहीं तैयार थे और सोशल डिस्टेंसिंग की बात लोग भूल गए। कई जगह पे यह भी दिखी कि लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे थे, जिसके कारण लोगों पर केस भी हुआ है। और साथ ही अगर हम बात करें, देखिए अभी श्रमिक आने वाले हैं, 1 लाख से भी अधिक श्रमिक छत्तीसगढ़ आने की तैयारी में है। बिलासपुर में 57,000 श्रमिक आने की उम्मीद है एक जिले में। ऐसे में अगर लॉकडाउन का पालन नहीं होगा, कितनी लापरवाही, कितना जानलेवा यह हो सकता है, आज इसी विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ है 2 वरिष्ठ मेहमान, रायपुर के बीजेपी के सांसद सुनील सोनी, वो भी हमारे साथ हैं। सुनील जी, आपका स्वागत है। साथ ही सीनियर कांग्रेस लीडर है, जाने माने ईएनटी, कन्न नासार गला के स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राकेश गुप्ता, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर राकेश गुप्ता, आपका भी स्वागत है। साथ ही जिस तरह से हम दुर्ग की बात कर रहे थे, सबसे ज्यादा कवर अगर अभी इस वक्त कहीं पे है वो है दुर्ग में, तो दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। चर्चा की शुरुआत मैं डॉक्टर राकेश गुप्ता जी से मैं करूंगा। डॉक्टर साहब, जिस तरह से लोगों को हमने देखा 43 दिन की जो साधना थी, लोग जिस तरह से घरों के अंदर थे, सोशल डिस्टेंसिंग और सारी बातों का पालन कर रहे थे, जिस दिन लॉकडाउन खुला या तीसरी लॉकडाउन पे, तीसरे सोपान पे जब आए, क्या लोगों की धीरज टूट गई या लोगों की यह भ्रम हो गई कि छत्तीसगढ़ में कोरोना कंट्रोल में है, जिसके कारण लोगों के अंदर जो खौफ था सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का, नियम का पालन करने का, उससे दूर चले गए? क्या वजह है डॉक्टर राकेश गुप्ता? देखिए, इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। जो कुछ प्रमुख फैक्टर हैं, सबसे पहली बात तो बहुत दिनों बाद बाजार खुले थे। शराब दुकानों का खुलना भी एक बुरी परिपाटी है जो यहाँ लोगों को आदतन कहीं कहीं देखने को मिला। लेकिन मुझे लगता है कि जितनी स्थिति खराब बताई जा रही है उतनी स्थिति खराब केवल शहरी क्षेत्रों में है, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी स्थिति नहीं है। छत्तीसगढ़ में 70% से अधिक ग्रामीण इलाका है।
लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो शारीरिक दूरी बनाने का नियम पूरे देश में पालन किया जा रहा है, वो पूरे देश में लॉकडाउन खुलने के साथ, बाजार और शराब की दुकानें खुलने के साथ वो कहीं न कहीं ढील आ गई। ये बात बिल्कुल जरूर है कि जो भी नियम बनाए जाते हैं उनका बहुत इच्छा शक्ति से समाज की तरफ से पालन जरूरी है। प्रशासन या पुलिस किसी प्रकार से बहुत संख्या में हो तो भी इसका पालन कराने में असफल रहती, क्योंकि संख्या बहुत कम है पालन कराने वाले लोगों की। जब तक अनुशासन समाज की तरफ से नहीं आएगा, इसका पालन कराना थोड़ा कठिन प्रतीत होता है। बहुत ज्यादा कानून की बात या बहुत ज्यादा सजा की बात एक हद से आगे नहीं की जा सकती है, क्योंकि समाज को केवल डराया जा सकता है, कानून का भय दिखाया जा सकता है, लेकिन जहां तक सजा की बात आएगी तो इन विपरीत परिस्थितियों में बहुत सजा देना भी मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगा। सामाजिक कार्यकर्ताओं को, जनप्रतिनिधियों को और समाज के पढ़े लिखे लोगों को ये बात समाज के निचले स्तर तक पहुंचानी चाहिए, खासकर पढ़े लिखे लोगों में, कि हमें इसका पालन करना जरूरी है। ग्रामीण इलाकों में मुझे लगता है कि कानून को लोग समझते हैं, अपना भला बुरा समझते हैं, और कानून की अवज्ञा होने से क्या हो सकता है ये बहुत अच्छे से समझते हैं। ग्रामीण परिस्थितियों में जनप्रतिनिधियों की जागरूकता थोड़ी ज्यादा है, शहरी क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों का दबाव थोड़ा कम है। जी होता जी, निश्चित रूप से ये एक निश्चित बड़ी बात है कि जिसको हम कम पढ़े लिखे मानते हैं वही सबसे ज्यादा नियम का पालन करते हैं, और जिस जगह पे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे रहते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट एरिया दुर्ग है। हमारे साथ मिथिलेश जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, मैं आपसे जानना चाहूंगा किन परिस्थितियों में ये जो 9 एक्टिव केस पहुंचे हैं दुर्ग के, वो किन परिस्थितियों में आए, और जिस महिला लॉकडाउन है वो महाराष्ट्र कैसे पहुंच गई, शादी भी अटेंड कर ली अपने पति के साथ और वापस भी आ गए, और साथ में जब रिटर्न गिफ्ट लाए तो रिटर्न गिफ्ट में कोरोना लेके आए, और ये बात भी सबसे छुपाए। क्या क्या कहेंगे, आपको क्या कहती है वहां की जो ग्राउंड रिपोर्ट, मिथिलेश? जी बिल्कुल, यहाँ देखा जाए यदि भिलाई दुर्ग की बात किया जाए तो हम कुछ दिनों पहले तक ग्रीन जोन में हुआ करते थे, जब वहां पर एक भी कोरोना का केस नहीं थे, और हमको ऐसा लगने लगा था कि अब हम सुरक्षित हो गए हैं। उसी के बीच में जब लॉकडाउन खुलने वाला था, यहाँ पर 4 तारीख की बात की जाए, एक दिन पूर्व यहाँ पर एक साथ 8 मरीज मिल जाते हैं, और उसके बाद में यहाँ की पूरी परिस्थितियां बदल जाती है। महिला की बात किया जाए, जिस महिला की बात कर रहे हैं वो शादी में गई हुई थी, भंडारा गई हुई थी शादी में, और वहां से वो लौटी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो महिला का जो पति है वो भी उसके साथ गया था, लेकिन उसने इस बात को छुपाए रखा है अपना। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को इस तरह से लापरवाह नहीं होना चाहिए। जब हमारे न सिर्फ हमारे परिवार की बात हो, पूरे संपूर्ण समाज की बात हो रही है और देश की बात हो रही है, जब हम कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों में उस व्यक्ति ने अपनी पहचान छुपाए रखा। वो शहर में तमाम जगह में घूमते रहा, और उसके बाद उसके ये पता चला है कि उस महिला का जो पति है वो भी शादी में गया हुआ था। तो अब ये अनुमान लगाया जा सकता है कि लापरवाही की किस तरह से हद है, और उसने कितने लोगों को ये संक्रमित किया होगा। अभी ये जांच होगी। अभी फिलहाल की बात किया जाए तो फिलहाल में जो फरीदनगर क्षेत्र में जो उसको पूरी तरह से कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, जहां पर आने जाने के लोगों को सील कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लापरवाही और लापरवाही ये शुरू से देखते हुए हम आ रहे हैं कि किस तरह से लापरवाही, यहाँ पर लोगों की सबसे बड़ी लापरवाही जो नजर आ रही है। जिस तरह से जब हमारे यहाँ लॉकडाउन यहाँ पर लगा हुआ था तो कुछ आवश्यक चीजों को लिए खरीदारी के लिए यहाँ पर दुकानें खोली गई थी। खासतौर पर सब्जी मार्केट की बात किया जाए तो सब्जी मार्केट खोले गए थे, तो लेकिन लोगों ने इस तरह लापरवाही का नमूना पेश किया कि वहां पर जिस तरह की मान लो कि एक आम दिन चल रहे हैं और उससे भी बदतर स्थिति यहाँ पर हो गई थी, और उसी का खामियाजा जो है आज यहाँ पर लोगों को भुगतना पड़ रहा है कि 9 केसेस सामने आ गए हैं। आज यदि बात किया जाए, वर्तमान की बात किया जाए, तो आज भी लोग सिर्फ पुलिस ये कह रही है, प्रशासन ये कह रही है कि नियमों का पालन करें। 2 व्हीलर्स में जब चल रहे हैं तो एक सवारी चल रही थी, 4 व्हीलर में कार में चल रहे हैं तो 2 से ज्यादा, लेकिन आज इसके परवाह किसी को नहीं है। जी सुनील जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि जिस तरह से हमने देखा, शायद ही कोई यकीन करेगा, सूरजपुर भी कंटेनमेंट एरिया हो गया। दुर्ग तो पढ़ा लिखा एरिया है, रायपुर भी पढ़ा लिखा है, हम सूरजपुर इतने दूर के इलाके को भी कंटेनमेंट एरिया करना पड़ा क्योंकि सूरजपुर में भी 6 केस आए। क्या कहेंगे आप इन परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि एम्स प्रशासन के साथ आप लगातार जुड़े हैं, आपके लगातार संवाद भी हो रही है, क्या कहेंगे
जिस तरह से सूरजपुर, दुर्ग और रायपुर की स्थितियों को देख रहे हैं, प्लस शहर की जो भीड़ को देख रहे हैं। सुनील जी। देखिए, सूरजपुर, कटघोरा, कवर्धा, दुर्ग, रायपुर, कुम्हारी और ये सारे जो अभी पॉजिटिव में, अभी 3 दिन पहले ये दुर्ग और आपका रायपुर का एक मिला है, और पिछले 10 दिन पहले, मैं सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूं, एक सुझाव दे रहा हूं कि जिस प्रकार से जो नीति बनना चाहिए वो नीति नहीं बन रही है। लगभग 10 दिन पहले जो है आपने बाजार खोल दिया, सब्जी बाजार खोल दिया, पहले साइंस कॉलेज में रखा, फिर रावण भाटा में ले गए। अरे भाई, आपको विकेंद्रीकृत करना चाहिए। ये लॉकडाउन, शारीरिक दूरी, मास्क, इसका पालन जब होता है जब आपकी नीति कैसी बन रही है। आप भीड़ इकट्ठा करने की नीति बना रहे हैं तो आपका कहां से आपकी शारीरिक दूरी का पालन होगा, कहां लोग मास्क लगाएंगे। तो आपको जब बाजारों का विकेंद्रीकृत करना था, मालूम है सब्जी लेने अधिक लोग आते हैं, तो आपको वो थाना वाइज जो है वो थानेदार, उसके सिपाही निपट लेते वहां पे, वो सीमित प्रशासन के अंदर में आपकी व्यवस्था ठीक हो जाती। आज आपने शराब की दुकान खोल दिया। आज शराब की दुकान खोलने के बाद में स्थिति क्या है, लोग भयमुक्त हो गए। आपने जो पहले एक शब्द कहा, मैं आपकी बात से 100% सही हूं होता जी, कि भयमुक्त हो गए आप लोग, कि अब कोरोना से कुछ नहीं होता है। अब हम जो है भगदड़ के अंदर भी रहेंगे तो हमारे को कुछ नहीं हो रहा है, हम बीमार नहीं पड़ रहे हैं। लेकिन ये लोगों को ये सारी चीजें नहीं मालूम है। हमारे राकेश गुप्ता जी डॉक्टर भी हैं, वो बैठे हैं। जितने एम्स में मरीज लोग जब पॉजिटिव आए थे, निगेटिव होके जब गए, तो मैं सारे लोगों से, लगभग लोगों से मैंने बातचीत किया कि भाई आपको क्या लग रहा था उसके अंदर में, क्या खांसी आ रही थी, सांस रुक रहा था, आपको सर्दी हो रही थी, बुखार आ रहा था। तो ऐसे कोई भी उसके अंदर में लक्षण नहीं थे, उसके बाद भी वो पॉजिटिव था। तो ये कहना भी बेईमानी मानता हूं कि कोई पॉजिटिव लक्षण तो आपको दिखेगा तभी आप पॉजिटिव होंगे, और इसका एकमात्र रास्ता है वो टेस्ट। मात्र एक दुर्ग में तो एक भी नहीं था। दुर्ग में जो अभी करा सकते हैं उसके ऊपर में ही आप खड़े होंगे। आज दुर्ग में जो चेकिंग हुआ उस वक्त तो किसी के सिम्टम भी नहीं था दुर्ग में। हम लोग लगातार इस बात को देख रहे थे कि ये सिम्टोमेटिक होके भी लोग आए। तो निश्चित रूप से डॉक्टर राकेश गुप्ता, आखिर अगर हम बात करें, जो पहले कहा गया सर्दी हो, खांसी हो, बाकी चीजें हो तभी होगा, पर जैसे दुर्ग से रिपोर्ट आया और अब कई ऐसे केस आ रहे हैं देश भर में, मैं रायपुर की बात नहीं कर रहा हूं, देश भर में सिम्टम शो नहीं कर रहा है, फिर भी जब टेस्ट होता है बाद में वो कोरोना का पॉजिटिव आ रहा है। तो लोगों को लगता नहीं है कि केवल शासन और प्रशासन की डंडा सब कुछ नहीं है, क्योंकि जब डंडा चलाए पुलिस ने तो लोगों का आरोप था कि ये पुलिस स्टेट बन गया। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में कोरोना के लक्षण जो हैं वो दूसरे देशों से बिल्कुल भिन्न है। ये हो सकता है कि भारतीयों में जो बीसीजी का वैक्सीनेशन लगा है या स्ट्रेन दूसरे देश से हमारे देश में आया है, वो कहीं न कहीं लक्षणों में परिवर्तन हुआ है। ये बात बिल्कुल सही है कि शुरू के समय में जो ट्रेवल हिस्ट्री थी फॉरेन ट्रेवल की, अब वो केवल भारतीय परिप्रेक्ष्य में यात्रा की रह गई है। बाकी ज्यादातर मरीज छत्तीसगढ़ में और आसपास के प्रदेशों में ये देखे जा रहे हैं कि उनको केवल शक के आधार पर जब टेस्ट किया गया तो उन्हें पॉजिटिव निकला। तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि समाज में बहुत से ऐसे लोग अभी हैं जिनको कोरोना पॉजिटिव तो है, लेकिन उनका टेस्ट नहीं हुआ है, इसलिए उनका इलाज नहीं हो रहा। ये एक परिप्रेक्ष्य में बहुत खतरनाक बात भी है। लेकिन दूसरा, साइंटिफिकली और मेडिकली मैं ये बात को जोड़ देके कहना चाहता हूं कि चूंकि बगैर लक्षण के मरीज घूम रहे हैं, तो इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि हम कहीं न कहीं अपने शरीर में कोरोना के प्रति भारतीय परिप्रेक्ष्य में इम्यूनिटी या प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर रहे हैं। इसलिए हमारे भारत में कुछ प्रदेशों में केसेस की संख्या कम है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत ही ज्यादा कम है। डेथ रेट यदि समझा जाए तो करीब 2% के आसपास है बहुत सारे प्रदेशों में। तो हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन यदि बहुत अच्छे से हम करेंगे तो वो समझ लीजिए एक बहुत बड़ा इलाज है। इलाज 80% के आसपास हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में शारीरिक दूरी बना के रखना है, और जैसे जैसे समय बीतेगा
हमारे भारतीयों का शरीर प्रतिरोधक क्षमता को सीखेगा और शरीर में एंटीबॉडीज प्रतिरोधक क्षमता डॉक्टर बनेगा साहब, और हम समय के साथ कोरोना संक्रमण को पार पा लेंगे। जी नहीं डॉक्टर साहब, एक बात है जी, होता कि जी। एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, पर पिछले 40 दिन में लोगों को बिना आर्थिक सामाजिक लोगों से मिलना जुलना या इनकम से दूरी रहना पड़ा। विशेषकर गरीब लोगों को ज्यादा दिक्कतें हुई। जिस तरह से पोनी पसरा में लोग जिस तरह से अपना सब्जी बेचने रोड साइड पे आ गए, बाकी लोग जो रेढ़ी वाले थे वो आ गए, कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक स्थिति भी उनको मजबूर कर रहा है सड़क पे आने का। एक बात जो सुनील सोनी जी उठाए, मैं भी इस बात को कह रहा हूं कि हम विकेंद्रीकरण के बजाय केंद्रीकरण कुछ चीजें हो रही थी। अगर गोल बाजार में सारी भीड़ आए तो निश्चित रूप से वो भी दिक्कत करेगा, या अगर किसी एक जगह पे बाजार खुले और पूरे रायपुर के 10 लाख लोगों को यह कहा जाए कि आप एक ही जगह पे बाजार पे निर्भर हो, थोड़ा बहुत तो प्रेशर होगा ही होगा। ये अगर थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाता, डीमैग्नेटाइज्ड हो जाता, लोग उसकी चुंबकत्व के एक जगह नहीं आके अगर बिखर जाते तो हो सकता है संभावनाएं कम होती। तो जिस तरह का आपका प्रयास था, कहां दिक्कत हुआ डॉक्टर राकेश गुप्ता? देखिए, मुझे लगता है प्रशासनिक स्तर पे जो विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की जानी चाहिए थी, सुनील सोनी जी महापौर रहे हुए हैं और उनको प्रशासनिक अनुभव मुझे लगता है कि अपनी उम्र के नेताओं से थोड़ा ज्यादा है। तो जो 10 जोन हैं वहां पर करीब 15 से 20 बाजार छोटे छोटे खोल दिए जाते, अलग अलग सोसाइटी में सब्जियों की उपलब्धता करा दी जाती या किराना सामान की उपलब्धता करा दी जाती, तो शायद बाजारों को थोड़े समय खोलने के बजाय थोड़ा ज्यादा लंबे समय खोला जाता। तो ये परेशानियां, अनुभव थोड़े से खराब रहे हैं, लेकिन खराब अनुभव से यदि प्रशासन सीखेगा कि हमें ये करना चाहिए था तो आने वाले दिनों में वो परेशानियां दूर की जा सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि सामाजिक स्तर से जब तक सामंजस्य और सहयोग की भावना प्रशासन के साथ नहीं रहेगी, हम इस चीज को बहुत जल्दी दूर कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता ये प्रशासनिक अफसरों की और राजनेताओं के सोचने की बात है। हमारे यहाँ 11 नगर निगम और अर्ध शहरी इलाके हैं, वहां पर यदि बहुत जल्दी व्यवस्था बना ली जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। सुनील जी, एक बात है मेरे मन में, अगर जगन्नाथ की रथ यात्रा होगा कि नहीं होगा, उसको लेकर भी जब सरकार सोच रही है, आम राय कर रही है, तो अगर भीड़ से जितने दूरियां हम रहेंगे, इस बीमारी को फैलने में उतना हम जल्द काबू कर पाएंगे। जो भी व्यवस्था है, पहली बार शायद 1918-19 के बाद जो हुआ था, अकाल आया था और जो भी इस तरह के महामारी आई थी, उसके बाद शायद आप और हम पिछले 50-60 साल में किसी ने नहीं देखा कि देश में इस तरह की कभी स्थिति निर्मित हुई हो। राजनीतिक बंद हमने देखा है, इमरजेंसी में ट्रेन बंद हो गया था, यह भी हमने देखा है, पर इस तरह की परिस्थितियां कभी किसी ने नहीं देखा था। तो लोगों के लिए भी एक नई एक्सपीरियंस थी। पर क्या लोग बिना आय के लंबे समय तक घर में रह सकते हैं और उनको कैसे आश्वस्त करें? सुनील जी। देखिए, आपकी और राकेश जी की बात को मैं आगे बढ़ा रहा था कि ये जो कोरोना से लड़ने का जो मामला है, आज वास्तव में देखेंगे, मैं इसको आप जिस वे में लेना चाहें मुझको आपत्ति नहीं है, वास्तव में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ सरकार की तैयारी शून्य है। शून्य शब्द को इसलिए मैंने कहा कि अगर एक तरफ बात आती है कि हम 7,000 बेड 8,000 बेड तैयार करके रखे हैं, तो फिर क्यों भाई वो सूरजपुर का भी आदमी एम्स में आता है, कवर्धा का आदमी एम्स में आता है, दुर्ग का आदमी एम्स में आता है? क्या इन बिस्तरों में एक अभी व्यक्ति को हमने एडमिट किया है? क्या कोई व्यक्ति एडमिट नहीं हुआ। अगर आप ये शराब का आपने फैसला ले लिया कि आज इतना अच्छा समय था आपके पास में कि आपकी ही मांग थी कि हम शराब बंदी करेंगे छत्तीसगढ़ के अंदर में, कर सकते थे। डॉक्टर्स भी कहते हैं, राकेश जी बैठे हैं इस बात को कि आप लोग कहते हैं, सारे डॉक्टर्स लोग हैं, आप ही लोग कहते हैं कि कोई व्यक्ति 45 से 60 दिन अगर शराब को छोड़ देता है या किसी भी व्यसन को अगर छोड़ देता है या नहीं ग्रहण करता है तो उसका पूर्णता छूट जाता है। तो ऐसे समय के अंदर में हमने वापस इस कोरोना के जो
अभियान है, जो युद्ध है, उसके अंदर में झोंक दिया लोगों को। हमने इतनी बड़ी लापरवाही की है इसके अंदर में, छत्तीसगढ़ के अंदर में, पूरे देश के अंदर हम बेहतर स्थिति में हैं और बेहतर स्थिति में लाके 100% हम कोरोना मुक्त हो सकते थे। लेकिन हमने एक आय को केवल मात्र अर्जित करने के लिए कि अगर आप कहेंगे केंद्र ने अनुमति दे दिया, अरे तो भाई केंद्र ने आपको उसके अंदर में पूरे स्टेट के बोलने के आधार पे उसमें लिखा है। मैं राकेश जी से आपको उसको मानना है, सुनील जी, मैं राकेश जी से जवाब ले लेता हूं ना। डिपेंड करता है कि नहीं हम नहीं बेचेंगे सर। अब एक मिनट होता जी, मैं बहुत अच्छी बात कर रहा हूं, बहुत पॉजिटिव बात कर रहा हूं मैं आज, है ना। नहीं ठीक है। आज फिर मेरा आग्रह है इस बात का कि आप जोनल प्लान को आप एक्सेप्ट करिए। आप 1 मिनट के लिए, आप थोड़ा दिन के लिए आप शराब को आपने खोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप बंद कर दीजिए, उसको बंद करिए आप, क्योंकि आप बंद नहीं करेंगे और आपकी टेस्टिंग नहीं हो रही है, आपके पास में प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, अगर भीड़ आएगी तो एम्स की भी अपनी क्षमता है, वो कहां पे जाके एडमिट करेंगे आप, कहां पे उसका इलाज होगा आपको। सुनील जी, आपका 4-5 सवाल हो गया है। भगवान की कृपा है हमारे ऊपर में और मैं तो ईश्वर से रोज कोई बात नहीं जी, मैं राकेश जी से जवाब भी ले लेता हूं। राकेश जी, मेरा 2 सवाल है। सुनील जी जो बात उठाए उसके साथ मेरा एक सवाल और भी है कि लगातार हम देख रहे थे महुआ की प्रदेश भर में जब्ती हो रही थी, यानी कि पैरेलल एक शराब का एक अनऑर्गेनाइज तरीके से, पर वो भी ऑर्गेनाइज तरीके से महुआ की बिक्री हो रही थी और एक डर सता रहा था। मैं सरकार से कुछ लोगों से बात भी कर रहा था, सरकार को इस बात की डर सता रही थी जिस तरह से रायगढ़ में जहरीली शराब से मौत हुआ था, आज से 15-20 साल पहले की बात है, उस तरह से दोबारा ना हो जाए। तो क्या दोनों चीज को बैलेंस कर पाएगी सरकार? एक दूसरी बात है, जो शराब को रोकने की या बाकी चीजों की है, विड्रॉल सिम्टम है। इसी बीच में मेरा एक सवाल था आपसे भी, हमने देखा कि डोमेस्टिक वायलेंस बिना शराब के बढ़ रहा था, तो क्या किस चीज हिसाब से एज ए डॉक्टर भी आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि शराब को मैं एक सामाजिक बुराई के रूप में लेता हूं और ये समझता हूं कि समाज से शराब की लत को बगैर सामाजिक दबाव के कम नहीं किया जा सकता है। इतने दिनों में जो शराब नहीं बिकी, ये बहुत अच्छी बात है कि शराब बंद करके रखी गई, लेकिन जो दबे पांव ड्रग्स की लत आई, दूसरी दवाओं का सेवन युवाओं में बढ़ गया, हिंसा, घरेलू हिंसा की एक बहुत छुपी हुई बात थी, ये सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं है, लेकिन ये पुलिस और प्रशासन में देखने में आई कि सामाजिक हिंसा बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। शारीरिक विड्रॉल के सिम्टम जो मानसिक रोग विशेषज्ञों ने देखे, उसके कारण जिला स्तर पर मानसिक रोग विशेषज्ञों की नियुक्ति करनी पड़ी सरकारी स्तर पर। तो ये कुछ बुराइयां थी जो शराब के विड्रॉल के समय आई। मुझे लगता है कि शराब के बारे में एक सामाजिक सोच को विकसित करना बहुत जरूरी है। मैं शराब के सेवन को बिल्कुल नकारता हूं और ये समझता हूं कि एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है, हम सब समझते हैं, लेकिन इसके शराबबंदी को लेके जो दबाव की स्थिति है वो कैसी होगी ये बताना जरूरी है। उसके बाद भी शराब सीमाओं से प्रदेश में आती रही, तो ये सारा जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम था, मल्टीफैक्टोरियल प्रॉब्लम था, उसको लेके एक मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दलों की जब एक सोच होगी, प्रशासन की सोच होगी, तभी इसको बंद किया जा सकेगा। अन्यथा शराबबंदी नहीं, राकेश जी और सुनील जी, साकार नहीं किया जा सकता वर्तमान परिस्थिति में। जी नहीं, राकेश जी और सुनील जी दोनों से संक्षेप में एक चीज मैं जानना चाहूंगा। हमारे पास लगभग 45 दिन के केस स्टडी है कि लोगों से हमने शराब नहीं दिए या वो शराब नहीं पिए और उससे हम क्या कर सकते हैं, उसके क्या विड्रॉल सिम्टम रहे। हमारे पास 45 दिन के एक केस स्टडी है। क्या आने वाले दिनों में जब भी प्रदेश में कभी शराबबंदी लागू हो, यह 45 दिन का एक्सपीरियंस काम करेगा? मैं सुनील जी से पहले पूछूंगा, फिर आऊंगा डॉक्टर राकेश गुप्ता के पास। जी देखिए होता जी, राकेश जी ने इस बात को स्वीकार किया, अच्छी बात है कि आज अगर 45 दिन अगर शराबबंदी रहा है, एक मृत्यु नहीं हुई पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में, ठीक है कुछ घटनाएं घटी होगी मैं नहीं जानता, लेकिन यह क्या उचित समय था कि नहीं था, मेरा प्रश्न यह है
कि आज अगर मान लीजिए आज नहीं तो कल बंद करने वाले हैं, ऐसा प्रवक्ताओं का जो स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा हूं कि हम शराबबंदी करेंगे, हम संकल्पित हैं, हमने गंगा जल उठाया है, ये सब बात कर रहे हैं। तो इससे बेहतर समय आपके पास में कब मिलेगा साहब, कि जब 45 दिन आपको शराबबंदी में मान लीजिए अवैध शराब कुछ लोग पी रहे होंगे, सारे लोग तो नहीं पी रहे थे। तो ऐसा ही आपके लिए स्वर्णिम अवसर था कि आप पूर्णतः शराबबंदी को कर सकते थे। तो ये ऐसा अवसर आपको दोबारा नहीं मिलना है। ये एक मेरा जो है राकेश जी से प्रश्न है। बाकी आप ठीक है जी 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 डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, क्या कहेंगे आप, ये केस स्टडी जो है 45 दिन का 43 दिन का कितना मदद करेगा जब भी सरकार सोचेगी शराबबंदी को लेकर? देखिए सुनील भाई मेरे अभिन्न मित्रों में से एक रहे हैं छात्र नेतागिरी के समय से। होता जी एक बहुत खुले दिल से मैं बात कहता हूं कि शराबबंदी को फोकस करने का अभी समय नहीं था। कोरोना संबंधित जो ऑपरेशन चलाए जा रहे थे, शराब की दुकानें बंद करना उन निर्णयों में से एक था। लेकिन जो केंद्रीय सरकार की तरफ से गाइडलाइन आई, सभी प्रदेशों में शराब की दुकानें खुली, जो अव्यवस्था हुई उसमें छत्तीसगढ़ भी एक छोटे रूप में शामिल था। हमने देखा कि सामाजिक रूप से जो अव्यवस्था फैली और अनुशासन भंग हुआ वो पूरे प्रदेश में है। शराब की स्वीकार्यता मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हमारे समाज में आ गई है, हमें उसे दूर करना होगा। और बगैर सामाजिक दबाव के मुझे लगता है कि शराब को रोक पाना इस समय कोरोना के संक्रमण काल में थोड़ा सा मुझे लगता है कि असंभव है। लेकिन फिर भी इसके लिए कोशिश जारी रहनी चाहिए। शराबबंदी का मैं व्यक्तिगत रूप से समर्थक हूं और प्रशासनिक व्यवस्था राजनीतिक दलों के सामंजस्य से कैसे बैठेगी ये देखने वाली बात है। आप एज ए ENT स्पेशलिस्ट, आप कर्ण नासा गला के ही स्पेशलिस्ट हैं, उस नाते क्या लोगों को एडवाइस देंगे कि कोरोना काल में कैसे कोरोना से बचे, लापरवाही ना बरते? संक्षेप में क्या कहेंगे डॉक्टर राकेश गुप्ता एज ए डॉक्टर? देखिए सबसे पहले तो शारीरिक दूरी की जो गाइडलाइन है वो बनाना जरूरी है। भीड़ भाड़ भरे स्थानों में न जाएं, यदि जाने की मजबूरी हो तो मास्क लेकर जाएं। दिन में 4-5 से 10 बार तक हाथ धोएं। बाहर आने, खाना खाने या दूसरी बातों के करने के अलावा हाथ धोना जरूरी है। और इसकी गाइडलाइन मुझे लगता है कि इतनी ज्यादा प्रचारित की जा चुकी है, यदि दिन में एक बार क्या करना है और क्या नहीं करना है उसका मनन कर लेंगे तो हमने कोरोना पर विजय पा ली है। यह परिदृश्य हमारे सामने होगा आने वाले दिनों में। जी जी, निश्चित रूप से ये एक बड़ी बात है। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब होता है लोगों से दूरियां बना के रखना, अपनी कोई भी ड्रॉपलेट हो, सांस हो, दूसरे लोगों के नजदीक ना जाए या उनसे ना गिरे, या ऐसे परिस्थिति में ना रहे जहां से विषाक्त हो या जीवाणु हो या भूताणु हो हमारे पास आ पाए। इस बात की भी हमको ख्याल रखना होगा। साथ ही भीड़ से दूर रहे, सरकार के आदेश का अनुपालन हो और स्वयं ही डिसिप्लिन में रहे, अनुशासित रहे। निश्चित रूप से कोरोना से हम जीत हासिल कर सकते हैं। तीनों मेहमान सुनील सोनी जी, डॉक्टर राकेश गुप्ता जी और मिथिलेश ठाकुर जी, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।